पेज 504। क्या हुआ है? फर्स्ट रो में आ जाए। क्या हुआ है? पूछ के आए ना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे। पेज 504 पे आए। ओके, पॉज करो। कुछ हजरात दो तीन ने अप्रोच किया कि कल वाला ज़रा रिवाइज करा दें। वैसे तो हमने करना ही था कल वाला रिवाइज, तो ये ना रिक्वेस्ट किया करें कि लेक्चर अपलोड करवा दें, क्योंकि फिर लेक्चर अपलोड करवाने का ये नुकसान होता है कि फिर आप 2 घंटे दोबारा लगे रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, खुद जान मारने की आदत भी खत्म हो जाती है। अच्छा, लेट स्टार्ट। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि एंटिटी डिस्क्लोज करे इंफॉर्मेशन जो यूजर्स को इस काबिल कर दे कि वो आपके नेचर भी समझ सकें सेगमेंट्स की और उनके फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी समझ सकें। ये स्टैंडर्ड का कोर प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगना है? सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। बस चुप कर देना, पहला पेज है। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ऐसी एंटिटी जिसका उधार या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, हर क्लास के एंड पे रख दें, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। दूसरी बात, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकेले अकाउंट्स भी बना रही है और अपनी सब्सिडरीज को जमा करके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बना रही है, तो अकेले अकाउंट्स पर यह स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पर यह स्टैंडर्ड लगेगा। अगला सवाल, इससे पहले कि हम ये देखें रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से हैं, पहले पता चलना चाहिए ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेल, रेवेन्यू और खर्चे। दूसरी उसमें कैरेक्टरिस्टिक है इसके अलग अकाउंट्स मेंटेन होते हो, और तीसरी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है सीओडीएम सबका डाटा अलग अलग मांगता हो। तो जिस ये 3 चीजों में जो चीज फॉल कर जाएगी, दैट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। दैट्स व्हाई नॉट एवरी पार्ट ऑफ एंटिटी इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस या R&D डिपार्टमेंट मे नॉट अर्न रेवेन्यू, या सिर्फ हादसाती तौर पर रेवेन्यू कमाए, इसलिए वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा। हाँ, बिजनेस का कोई हिस्सा तो है, बट दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो हेड ऑफिस विल नॉट बी एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। हेड ऑफिस ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा। इधर इधर आइए फ्रेश सीट। तो हेड ऑफिस ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा और R&D डिपार्टमेंट। टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ये कोई मैनेजर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये एक काम है। वो काम चाहे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कौन होगा, चाहे वो सीईओ हो जाए, चाहे वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो जाए, या 2-3 डायरेक्टर मिलकर अपने आप को सीओडीएम कह दें। अगली बात, बहुत सी एंटिटीज के लिए यह आसान होता है पता चलाना कि वो एरिया वाइज सेल का रिकॉर्ड रख रहे हैं या प्रोडक्ट वाइज। बहुत सी एंटिटीज के लिए यह आसान होता है, लेकिन फॉर मेनी एंटिटीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट। लेकिन हाउएवर एन एंटिटी मे प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, सीओडीएम को वो रिपोर्ट बना के देते हैं अपने बिजनेस की, जिसमें वैरायटी ऑफ वेज यूज करते हैं। प्रोडक्ट वाइज भी बताते हैं कितनी कितनी सेल है, और एरिया वाइज भी बताते हैं कितनी कितनी सेल है। अगर सीओडीएम यूज कर रहे एक से ज्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कौन कौन सी, प्रोडक्ट वाइज भी और अदर फैक्टर्स में आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट्स। फिर अदर फैक्टर्स होंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे। सिंगल सेट का क्या मतलब है? अब दोनों में से कोई एक ना एक तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो अदर फैक्टर्स क्या हैं उसमें? अब सीओडीएम के पास तो दोनों किस्म की रिपोर्ट जा रही है। अब आप देख लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किसमें इंटरेस्ट है, या ये देख लो कि मैनेजर आप लोगों ने एरिया वाइज बनाए हुए हैं, या अब ये जनरल गाइडेंस है, पेपर में इसको आपको अप्लाई नहीं कराएगा। पेपर में तो इंशाल्लाह बता देगा कि क्या सोच रहे हैं हम लोग, किस तरह बनाना है। ये बस स्टैंडर्ड एक जनरल गाइडेंस दे रहे हैं। पेपर में तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन होगी कि आपने प्रोडक्ट वाइज बनाना है या एरिया वाइज बनाना है। एक जनरल डिस्कशन हो रही है कि अगर कभी प्रोडक्ट और एरिया वाइज इंफॉर्मेशन जा रही हो सीओडीएम के पास, तो फिर सोचो कि क्या प्रोडक्ट वाइज मैनेजर बने हुए हैं या एरिया वाइज। और एक और चीज पूछो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे इंफॉर्मेशन पसंद करते हैं, प्रोडक्ट वाइज या एरिया वाइज। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा जिद पे अड़ गए कि सीओडीएम भी दोनों मांगते हैं और डायरेक्टर्स भी दोनों मांगते हैं, मैनेजर भी हर किस्म के बने हुए हैं, फिर स्टैंडर्ड कहता है यार अब तू दही बनाइए सही। कहते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरा 5 में अप्लाई
to two or more overlapping set of components for which managers are responsible. That structure is sometimes referred to as matrix form of organization. For example, in some entities, some managers are responsible for products and service lines, while other managers are responsible for. अब मैनेजर की भी हर किस्म का फिरका मौजूद है, प्रोडक्ट वाइज अलग मैनेजर बने हुए, एरिया वाइज अलग मैनेजर बने हुए. द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ बोथ. सीओडीएम भी दोनों का डाटा मांगता है एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दोनों की अलग अलग बन रही है. इन दैट सिचुएशन व्हाट टू डू? एंटिटी शैल डिटरमिन व्हिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बाय रेफरेंस टू कोर प्रिंसिपल. कोर प्रिंसिपल में फिर मैंने कहा था यूजर्स से पूछ लें कि यूजर किस फॉर्म में चाहते हैं, या बेटर आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर ऑफ एक्टिविटीज कैसे ज्यादा बेहतर प्रेजेंट हो सकती हैं. डन. तो ये पढ़ा था कल, अब इसमें क्या वीडियो अपलोड करवानी थी दोबारा. ये वाला पैरा मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो जो मैंने पढ़ाए हैं सिर्फ वो टिक कर लें. अच्छा, आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखने लगे हैं, एग्रीगेशन. क्या जी? एग्रीगेशन. फिर कल वाला एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर भी हमने रिवाइज करना है और उसका फिर सवाल भी करना है आज. एग्रीगेशन. एक कंपनी कहती है मैं दवाइयों का काम भी कर रही हूं, मेरा हॉस्पिटल भी है, अच्छा कैटरिंग का काम भी है, बेकरी भी है, प्लेग्राउंड्स भी हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हैं. तो स्टैंडर्ड कहता है आप ना एग्रीगेशन भी कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो? ऑपरेटिंग सेगमेंट को एग्रीगेट भी कर सकते हो अगर उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं. अगर उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं, आप फर्ज करें ये 5 चीजें हैं, सीओडीएम भी 5 का डेटा मांग रहे हैं, 5 के रिकॉर्ड्स भी अलग मेंटेन हो रहे हैं, और तीसरी बात 5 रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं. असूली तौर पे ये 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आप क्या करो, आप इनको एग्रीगेट कर लो. आप क्या करो? ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफन एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इफ दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर उनके क्या है? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब एग्रीगेशन कैसे हो सकती है? फार्मा और हॉस्पिटल, दवाइयां भी मरीजों को बेची जाती हैं, हॉस्पिटल में भी इलाज मरीजों का कराया जाता है. कैटरिंग में भी खाना बनाने, बेकरी में भी बेकरी आइटम्स खाना टाइप चीजें बनाने. इनको आप क्या कर लो, लेकिन प्लेग्राउंड और मोबाइल को आप एग्रीगेट नहीं कर सकते. तो अब एग्रीगेट करने के बाद आपके जो ऑपरेटिंग सेगमेंट बाहर निकले वो कौन कौन से निकले? फार्मा एंड हॉस्पिटल. अब ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गया. दूसरा कैटरिंग एंड बेकरी, और तीसरा प्लेग्राउंड, और चौथा मोबाइल बेचने का काम है. तो इस एग्रीगेशन को स्टैंडर्ड कहता है कर लो. अगर फार्मा और हॉस्पिटल में 5 बातें कॉमन हो, अगर फार्मा और हॉस्पिटल में 5 बातें कॉमन हो. पहली बात, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट्स एंड दवाइयां, और उधर सर्विसेज डॉक्टर की सर्विसेज. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अब दवाइयों के तो प्रोड्यूस हो रही होंगी और वो हॉस्पिटल में भी दवाइयां बिकती होंगी और इस तरह का. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर, उधर भी मरीज आते हैं इधर भी मरीज आते हैं, कोई डंगर तो नहीं आते. टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर्स एंड मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स. आजकल तो हॉस्पिटल वाले भी ऑनलाइन आके घर में चेक कर रहे हैं डॉक्टर, और जो है वो ऑनलाइन ना भी चेक करें, लैब टेस्ट करवाने के लिए लोग घर आ जाते हैं. तो मेथड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. चलें कैटरिंग और बेकरी पे लगा के देखें. कैटरिंग और बेकरी, नेचर ऑफ सर्विसेज, खाने वाली चीजें. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, पकती हैं आग के ऊपर. टाइप्स और क्लासेस ऑफ कस्टमर, लोग खाते हैं, जानवर तो नहीं खाते. मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, कैटरिंग वाले भी होम डिलीवरी करते हैं, आजकल तो बेकरीज वालों ने भी होम डिलीवरी शुरू कर दी है, या जाके भी ले सकते हैं. और अगर एप्लीकेबल है तो नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. कई दफा गवर्नमेंट रेगुलेट भी इनको इकट्ठा कर रही होती है कि फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल्स वालों के लिए हम एक रूल बनाने लगे हैं, सारे अस्पतालों और सारे दवाइयां बनाने वालों के लिए. तो अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी कॉमन पाई जा रही हैं, तो इन सेगमेंट्स को क्या करने की इजाजत है? एग्रीगेट करने की इजाजत. नोट कर लो. इससे फायदा क्या होगा? जरा ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात नहीं होगी, पर 3-4 ऑपरेटिंग सेगमेंट हमारे सामने आ रहे हैं. फिर इन 4 में से अब इधर कॉलम कौन से बनेंगे? इधर कॉलम कौन से बनेंगे? वर्किंग 1 में 4 कॉलम. वर्किंग 1 में कितने कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4. नाउ दीज आर माय ऑपरेटिंग सेगमेंट्स. और फिर अगला टेस्ट क्या होगा? इनमें से कौन से ढूंढने हैं?
रिपोर्टेबल। अगला टेस्ट होगा इनमें से रिपोर्टेबल ढूंढने। अब ये याद नहीं करने आप लोगों ने, ये पहला नंबर कौन सा है? 12। तो एग्रीगेशन क्राइटेरिया कितने हैं? 5। अगर कोई छठा दे दे एमसीक्यूज में तो उसे क्रॉस कर देना। और मेरे ख्याल से कभी न्यूमेरिकली टेस्ट किया तो वो बताएगा कि इनको एग्रीगेट करो, कोई ना कोई इंडिकेशन देगा एग्रीगेट करने की। चलें, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफन एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस if they have similar characteristics. For example, similar long-term gross profit. Gross profit इनका तकरीबन बराबर आता है for two operating segments would be expected if their economic characteristics were, अगर वो similar है तो उनका GP सेम आता है। अब ये कोई ऐसी लाइन नहीं है कि घर जाके इसको पढ़ें और कहीं इधर दोबारा अपलोड कर दें, बस फॉर एग्जाम्पल सिमिलर एवरेज ग्रॉस मार्जिन फॉर टू सेगमेंट्स वुड बी एक्सपेक्टेड। सिमिलर एक्सपेक्ट होगा प्रॉफिट अगर वो सिमिलर है तो। टू और मोर सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल सेगमेंट। Two segment may be aggregated into a single segment. Two segment may be, if aggregation is consistent with core principle, user को nature समझने में आसानी हो of this IFRS, and the segments have similar characteristics and are similar in each of the following respects. और ये सारी शराइत अगर पूरी हो रही हो तो आप segments को क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट। इसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट बढ़ जाएंगे या एग्रीगेशन की वजह से कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें साथ ही पैरा नंबर 14 भी है, वो यहां लिख लें +14। अब ये ऊपर वाली कहानी इतनी कोई रेलिवेंट नहीं है, नीचे वाले बस 5 पॉइंट्स रेलिवेंट है। पैरा 14 साथ पढ़ें। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट। डन। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट, किस किस को हमने कंबाइन किया है? फार्मा एंड हॉस्पिटल। An entity may combine information about operating segment that do not meet the quantitative threshold with information about other segment that do not meet the quantitative threshold to produce a reportable segment only if the operating segment have similar economic characteristics and share a majority of aggregation criteria listed in para 12। अब ये बात छोड़े परे क्या है, सिर्फ सादा सी बात समझें। फार्मा और हॉस्पिटल अलग अलग इनकी सेल 7% थी टोटल सेल का, लेकिन दोनों को इकट्ठा किया तो इनकी सेल 14% बन गई। अब इनको इकट्ठा करने या नहीं? कहते हैं इसमें अगर बहुत ज्यादा क्राइटेरिया पैरा 12 के मीट हो रहे हैं ना, थोड़ी सी गुंजाइश इसने दे दी है कि सारे ना भी पूरे हों, मेजर कोई 3-4 भी पूरे हो रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा इनको क्या कर दो, यहां थोड़ी सी गुंजाइश दिया। ऊपर सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया था, हर एक पूरा कराओ, नीचे आके ठंडा हो गया। कहते हैं नहीं, अगर फार्मा की सेल 7%, हॉस्पिटल की सेल 5%, अब ये अलग अलग नॉन रिपोर्टेबल, अलग अलग क्यों भाई? इंटरेस्ट लें, जल्दी बताएं। अलग अलग नॉन रिपोर्टेबल क्यों? 10% टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। अब क्या करें? अगर वो चीजें कॉमन पाई जा रही हैं फिर कर सकते हैं एग्रीगेट। ये नहीं कि मोबाइल को उसके साथ मर्ज करके एग्रीगेट कर दिया। एग्रीगेशन सिर्फ कहां करने की इजाजत है? जहां उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो? कॉमन हो। तो अब जरा फिक्रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स that do not meet quantitative thresholds with an entity may combine information about operating segment with information about other operating segment। देखें, entity may combine information with information about other operating segment। फिक्रा पढ़ें बार बार। an entity may combine information about medicine with हॉस्पिटल। अब ग्रीन वाली लाइन ने क्लियर कर दिया होगा मेरे ख्याल से। एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन विद, कंबाइन किसके साथ करें? विद इंफॉर्मेशन अबाउट हॉस्पिटल। कब 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 कब?
if segments have similar characteristics and share majority of aggregation criteria। अब मेरे ख्याल से अगर ये दो लाइनें आपने हाईलाइट कर ली हैं तो ये फिक्रा इतना आसान बन गया कि यहां से बात समझ आ गई है। एन एंटिटी मे कंबाइन, एक मिनट पहले पढ़ लें, एन एंटिटी मे कंबाइन मेडिसिन विद हॉस्पिटल if operating segments have similar characteristics and share a majority of aggregation criteria listed in para 12। आप जरा हाथ करके बता दें, फिक्रा समझ आ गया? तो ये दो लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, विद और इफ। अच्छा, अब जो लाइनें मैंने हाईलाइट नहीं की वो देखें क्या कह रही है। मेडिसिन वैसे क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही थी 10% वाला, और हॉस्पिटल भी डू नॉट मीट क्राइटेरिया ऑफ 10% वाला। अब जो लाइन खाली रह गई है वो ये बता रही है। अब फाइनल फिक्रा क्या बना, एक एंटिटी कंबाइन कर ले मेडिसिन को, अगर वो 10% टेस्ट में फेल हो जाए विद हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल भी 10% टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन सिर्फ कब कर रहे, ओनली इफ दे मीट द एग्रीगेशन क्राइटेरिया, अगर पैरा 12 वाला क्राइटेरिया मीट कर दे। नाउ इट्स ओवर। तो अकेले अकेले बोले 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 अकेले अकेले 7%, लेकिन हम भाई भाई बन गए तो, लेकिन जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते भाईजान, ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ने की इजाजत। असल में पता है होता क्या था, जरा बात एक गौर से सुनिएगा। एक एंटिटी काम कर रही होती थी 20-22 किस्म के, अब उसके सारे ही सेगमेंट इमटेरियल हो जाते थे। सोचें अगर 20 सेगमेंट है आपके और हर एक की 5-5% सेल है, तो सारे ही नॉन रिपोर्टेबल हो गए। समझे समझे बात को, सारे ही नॉन रिपोर्टेबल हो गए। फिर स्टैंडर्ड वालों ने, बनाने वाले ने सोचा यार ये क्या हो रहा है, हम तो चाह रहे हैं कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन यूजर को दें, और इनके सारे ही 2-3% सेल हैं, काम ही इन्होंने इतने खोले में। तो स्टैंडर्ड ने फिर एक क्राइटेरिया बनाया कि आप इनको क्या करो, एग्रीगेट करो, ताकि कुछ ना कुछ तो यूजर को नजर आए कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट, अच्छा जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट भी आइडेंटिफाई हो गए, अगर जरूरत पड़ी उनको एग्री भी कर लिया। अगला स्टेप क्या है, इनमें से रिपोर्टेबल अलग करने हैं। अगला स्टेप क्या है, इनमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट भी आइडेंटिफाई हो गए, जरूरत पड़ने पे इनको शॉर्ट भी कर लिया, आगे फर्दर शॉर्ट करना है, उनका नाम क्या होगा, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। उसके लिए कितनी शर्तें, 3 में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए। वो शर्तें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़नी है तो पढ़ लें। एन एंटिटी शैल रिपोर्ट सेपरेटली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया। अगर उसकी सेल इंक्लूडिंग आपस की और बाहर की, यानी कि इंटर सेगमेंट सेल और ट्रांसफर, आपस की और बाहर की, 10% और मोर ऑफ टोटल सेल हो, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, ऑफ ऑल। अब इस फिक्रे को ऐसे कोई नहीं याद करना, बस वो टेस्ट लगाना आता है, बस इट्स एनफ। इट्स एसेट्स आर 10% और ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के एसेट्स जमा करें, उसका 10%। और तीसरी बात, एब्सोल्यूट अमाउंट होता है, साइन इग्नोर करके चलना है। एब्सोल्यूट अमाउंट्स of its profit or loss is 10% or more of greater in absolute amount। या तो सारे प्रॉफिट जमा करें, जिनमें लॉस नहीं आया उनको जमा कर लें प्रॉफिट्स को, या सारे लॉस जमा करें जिनमें, बोले बोले बोले, जिनमें लॉस आया। सारे प्रॉफिट जमा करें जिनमें लॉस नहीं आया, या सारे लॉस जमा करें जिनमें लॉस, इन दोनों में से किससे उठाएं, ग्रेटर को उठा लें, और ग्रेटर को उठा के फिर वो हर एक की एब्सोल्यूट अमाउंट से कंपेयर करें, साइन इग्नोर करके। अब ये इंग्लिश मुश्किल भी बहुत है, तो इसलिए इसको बिल्कुल लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं, ना कोई इसकी सिग्निफिकेंस है पेपर के अंदर। हाँ, बस एमसीक्यूज में कोई 3 के बाद चौथी लाइन लिखी हुई आ गई कि 10% ऑफ लाइबिलिटीज, उसको काट आएंगे, क्योंकि आप बता दें ये क्राइटेरिया किसके लिए है। ये क्राइटेरिया ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए है, या ऑपरेटिंग सेगमेंट को एग्रीगेट करने के लिए है, या फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्ट करने के लिए है। तो ये क्राइटेरिया ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्ट करने के लिए। अगली लाइन आसान से ये बता दें क्या,
ये दानिश, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट डू नॉट मीट थ्रेशोल्ड कितने परसेंट है? 10%. ऑपरेटिंग सेगमेंट डू नॉट मीट थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल एंड सेपरेटली डिस्क्लोज भी कर दो. अगर मैनेजमेंट समझती है कि ये इंफॉर्मेशन उस बहुत यूजफुल है यूजर्स के लिए, तो अगर आपका दिल चाहे तो आप फिर केमिकल सोडा फार्मा, आज मैंने वो वर्किंग उड़ा दी है, केमिकल सोडा फार्मा के साथ पॉलीएस्टर का कॉलम भी डाल दो. ये तो 10% था ही नहीं सर. स्टैंडर्ड कहते हैं मर्जी आपकी, मैं तो आपको मना नहीं कर रहा. अगर आपको लग रहा है यूजर्स की ख्वाहिश है तो डाल दो, कोई मसला नहीं. फिर तो मेरे ख्याल से पांचों ही आ जाएंगे लाइन में, फिर बच कौन सा जाएगा? मर्जी आपकी, कहते हैं डाल दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो बता दें इस लाइन का मतलब जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट, वो नहीं आया ना आज साथ, ये तो इधर बैठा होता है. ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया मे बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल. कब? अगर मैनेजमेंट समझे कि यूजर्स के लिए यह मुनासिब है, तो फिर आप वो भी डिस्क्लोज कर दें. तो लिखें 10% से नीचे वालों को अगर मैनेजमेंट समझे तो डिस्क्लोज कर दे. बहुत आसान लाइन, कोई मतलब बता दे इसका? अगर मैनेजमेंट जज करे डेट एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइज रिपोर्टेबल इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड is of continuing significance, information about that segment shall continue to be reported in the current period even if no longer meet the criteria for reportability in para 13. अब आसान सी अंग्रेजी है, मैं इसको पढ़ूंगा एग्जांपल के बाद, फिर आपको क्लियर हो जाएगी. और इसकी एग्जांपल फिर यही छोटी सी करके नोट कर लीजिएगा. अच्छा जी, 2013 के अंदर मोबाइल की 13% सेल थी, तो ये 10% की लिमिट क्रॉस कर रहा था और रिपोर्टेबल था. 2014 में मोबाइल की सेल रह गई सिर्फ 7%. असूली तौर पे 14 में इसका डिस्क्लोजर नहीं बनना चाहिए और 13 में बनना चाहिए. अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे कि एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जो आइडेंटिफाई हो गया था एज रिपोर्टेबल इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड और वो अभी भी कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस रखता है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली. फिर उसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर दें, उसे भी रिपोर्टेबल टाइप में डालें इन हमारा साल, इवन इफ इट नो लॉन्गर मीट द 10% टेस्ट. अगर 10% टेस्ट मीट नहीं भी कर रहा तो उर्दू में लिख लें, पिछले साल रिपोर्टेबल था, ये बातें नोट कीजिएगा, पहले लिखें पिछले साल रिपोर्टेबल था, मैनेजमेंट अगर इसकी सिग्निफिकेंस समझे तो अगले साल भी रिपोर्ट कर दे. मैनेजमेंट अगर इसकी सिग्निफिकेंस समझे तो अगले साल भी रिपोर्ट कर दे, चाहे अगले साल 10% से नीचे ही क्यों ना गिर गया हो, चाहे अगले साल 10% से नीचे ही क्यों ना गिर गया हो. ओके हाँ जी, गैप तो नहीं आया साल का, बस अगला साल आ गया. ओहो, नोट करना था आपने, सॉरी. 2013 कितनी सेल थी? 2014 कब डिस्क्लोज करेंगे? इफ मैनेजमेंट कंसिडर्स इट ऑफ अ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस. अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे कि ये यूजर को बता देना चाहिए.
अच्छा, इसकी एक ऑपोजिट बात लिखी हुई है, यह मिलती जुलती समझ लें, वो भी मैं साथ करा रहा हूं आपको। डेट इज ऑन पेज 507। इसकी एक ऑपोजिट बात लिखी हुई है, नहीं 507 नहीं, पैरा नंबर लिखवाए ना, पैरा नंबर 18। पैरा नंबर 18 पे इसकी एक ऑपोजिट बात लिखी हुई है, काश कोई पढ़ के समझ दे। हाइब्रिड में माइक पकड़ें और बताएं। भाईजान माइक दे दें किसी को, कोई हाथ खड़ा कर दें जी, माइक दें, एंड पे पड़ा हुआ है, बताएं। जी ऑन करके बता दें। अच्छा नहीं ऑन करना, ठीक है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इस साल जैसे होता नहीं किसी एक टेस्ट में एकदम कोई बच्चा पूरी क्लास में से बाहर निकलता है और पिछले सारे टेस्टों में वो सामने नहीं आया होता, ऐसा हो सकता है ना, पिछले 5 टेस्टों से वो फारग हो, और जब टर्म टेस्ट आए, टर्म टेस्ट का टर्म टेस्ट का सिलेबस अलॉन्ग विद टर्म टेस्ट के लिए जो सवाल तैयारी के लिए करने हैं वो सारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, कल किया गया है, तो टर्म टेस्ट 1 के नाम से वो अपलोडेड है, वो जाके देख लीजिएगा कौन कौन से सवाल तैयारी के लिए रिवाइज करने हैं। अच्छा, तो अब अगर कोई बच्चा पिछले 5 टेस्टों में फेल हो रहा था और किसी बच्चे की नजर में नहीं था, क्योंकि सर भी उसके बाद कहते थे ये टीए से ले लेना टेस्ट, इस टाइप वाले, तो सर को भी नहीं पता था उसका, और एकदम टर्म टेस्ट में वो नवे आए हो सोने हो, वो एकदम ऊपर आ गया, तो अब इसका मतलब है थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है और सबको क्रॉस करता हुआ ऊपर पहुंच गया। तो अब टीचर जरा उसकी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देख लें कि पिछले टेस्टों में उन्होंने क्या किया है। इसी तरह हमारे साल 15% सेल है और पिछले साल 7% सेल थी, आप बताएं क्या करें, मस्ट डिस्क्लोज करें या ऑप्शनल है या मैनेजमेंट की मर्जी है? ना 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 ना, एक लस लिखा हुआ है, मुझे ढूंढ लेने दो। सेगमेंट डेटा शैल बी, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये उल्टा सिनेरियो बना ना, इसमें क्या था, पिछले साल नॉन रिपोर्टेबल था, इस साल क्या बन गया, अब क्या करें, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी तो देनी होती है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो जब 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो 13 कंपैरिजन में आ रहा होगा, तो 13 के बारे में डिस्क्लोज करें या ना करें? 13 में तो 13 के बारे में नहीं बताया था इसका, क्योंकि 13 में था ही नहीं रिपोर्टेबल। 14 में क्यों 13 के बारे में इसके बारे में बताएं? क्योंकि अब ये क्या बन गया, रिपोर्टेबल। अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है रिपोर्टेबल इन हमारा साल, इन अकॉर्डेंस विद द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 10%, सेगमेंट डेटा फॉर प्रायर पीरियड presented for comparative purposes shall be restated to reflect the newly reportable segment as a separate segment. Separate segment के तौर पे पिछले साल शो करें, even if that segment did not satisfy the criteria for reportability in para 13 in the, चाहे वो पिछले साल क्राइटेरिया नहीं भी मीट करा था। एक रिलैक्सेशन है, unless necessary information is not available, unless के पिछले साल डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी बन ही नहीं रही थी, इसकी इंफॉर्मेशन अलग बन ही नहीं रही थी, फिर हम क्या करें, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। या अगर बन भी रही थी तो अब उनको जब कंपाइल करने हैं तो इतनी कॉस्ट लग जानी है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाना है, वो पिछले साल का डेटा मंगवाना, अकाउंटेंट को बिठाना, 15 घंटे 15 दिन बैठा रहे, वो इससे बेहतर है फिर जाने दो, फिर खैर है। अगर मुश्किल लग रहा है पिछला डेटा अलग अलग करना और बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉस्ट लगेगी, ना करें, लेकिन मस्ट है करना। वैसे एक सूरत में क्या अवेलेबल है, रिलैक्सेशन अवेलेबल। रीस्टेट का मतलब है कि अब पिछले साल ये नजर नहीं आ रहा था, अब पिछले साल जाके स्टेट करो, पिछले साल स्टेट नहीं हुआ था, स्टेट 0 हुआ था, इसको रीस्टेट करके शो करो। हाँ जी, 1 by 1 हमारे साल तो स्टेट करते हैं, पिछले साल के लिए रीस्टेट का लफ्ज यूज होता है। हाँ 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेटेड ऊपर लिखा होना रहेगा। ओके चलें जी, इट्स ओवर, बहुत होगी थ्योरी। ये वाली थ्योरी तो खुद ही टेक कर लें, ये वाली तो पता है ना कौन सा टेस्ट है, 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। अब अगेन यहां अंग्रेजी शायद अंग्रेजों वाली होगी। इफ द टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन, अब ये टोटल नहीं है, टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट से मुराद यहां रिपोर्ट हो रहा है यूजर्स को, ये जहां एक्सटर्नल ही मुराद है, एक्सटर्नल लिखा भी हुआ उसने। इफ एक्सटर्नल रेवेन्यू reported by operating segments constitute less than 75% of entity's revenue, additional operating segment shall be identified as, even if they do not meet 10% test
until at least 75% of entities revenue is included in। किस वक्त तक 75% टेस्ट लगाते रहो? जब तक एक्सटर्नल सेल का 75% वहां तक पहुंच ना जाए। डन। तो प्रैक्टिकल लिमिट्स अगली क्लास में पढ़ लेंगे। कहते हैं प्रैक्टिकल लिमिट मेरी नजर में 10 है। 10 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर हो जाएंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा यूजर्स के लिए। मेरे ख्याल से कहते हैं 10 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट ना बनाना, फिर यूजर बड़ा परेशान हो जाएगा। बहरहाल कल पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। रिपोर्टेबल सेगमेंट 10 से ज्यादा ना बनाना। हाँ, हो सकता है ना सबकी सेल 10% हो, तो फिर सेगमेंट ही 10 बने। चलें, अब इसकी एक रिवीजन जरा मारें। पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, फिर एग्रीगेट करना होता है। फिर एग्रीगेट करके जब ऑपरेटिंग सेगमेंट हमारे सामने आ जाते हैं रिवाइज्ड वाले, फिर उनको 10% टेस्ट से गुजारना होता है। 10% टेस्ट से गुजारने के बाद अगर 75% एक्सटर्नल सेल ना पहुंचे, फिर उससे 75% एक्सटर्नल सेल वाले टेस्ट से गुजारने। ये सारा करने के बाद क्या आ जाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। फिर उनका रिपोर्ट क्या करना है? ये तो रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए। फिर उनका रिपोर्ट क्या करना है? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटीज, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब कुछ। और उन 4-5 चीजों की रिकॉन्सिलिएशन। मेरे ख्याल से इस बात का आपको फायदा होगा, इसलिए दोबारा करता हूं। पहले क्या आइडेंटिफाई करने हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। फिर उनमें से जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है उनको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करने के बाद 10% टेस्ट से गुजारना है। फिर भी 75% सेल तक ना पहुंचे तो 75% टेस्ट से गुजारने हैं। ये सारा करने के बाद कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की लिस्ट यहां बन जाएगी। इनका नाम रखेंगे रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब रिपोर्ट क्या करना है? ये सारा इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, सब कुछ, और इनकी रिकॉन्सिलिएशन, ये चीजें रिपोर्ट करनी है। और 2 बातें हमने नहीं पढ़ी। क्या? अगर पिछले साल 10% से ऊपर था और इस साल 10% से, तो उसको भी रिपोर्टेबल बना दें अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे कि यूजर के लिए काम का है। एक आखिरी बात और अजीब सी पड़ी। अगर पिछले साल भीगी बिल्ली बन के चुप करके बैठा हुआ था, 6-7% पे सेल थी, और इस साल 15 पे चली गई, पिछले साल का भी रीस्टेट करें। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो, टाइम ज्यादा लगे, कॉस्ट ज्यादा लगे, बहुत मुश्किल हो डाटा पिछले साल का निकालना, पिछले साल का डाटा चोरी हो गया हो, गुम हो गया हो, कोई मसला हो गया हो, तो फिर आप उसको रहने दें। तो ये थी जी सारी कहानी। प्रैक्टिकल लिमिट बता दें कितनी है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की? 10 से ज्यादा होंगे तो अजीब सी बात फिर हो जाएगी। सवाल बांटो भाई, सवाल बांटो। अब एक डिस्क्लोजर्स हमने कल पढ़े थे, दैट वाज कॉल्ड एज एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। उनकी तरफ मैं मूव करता हूं जी। जिन हजरात ने कोई मैसेज किया था, जो कुछ कहा था, जरा हाथ खड़ा कर दें, क्लियर होगी चीजें। पता नहीं आपको मानेगा नहीं। उधर किसी ने मैसेज किया था, हाथ खड़ा करें। 2 मैसेज आए थे मुझे, एक सुबह आया था, एक कल शाम को आया था। हाथ खड़ा कर दें भाई। अच्छा, शुक्रिया। लेक्चर अपलोड करने का किसने कहा था? उधर कहा था, हाथ खड़ा कर दो जरा। इधर कहा था, पता नहीं किसने कहा था, क्या हो रहा है, इधर बैठे। निकालें जी पेज 509। पहले एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर रिवाइज करते हैं। 2 सवाल आज हम करेंगे IAS 12 के 3:30 पे इंशाल्लाह क्लास शुरू हो जाएगी। 2 सवाल करेंगे IAS 12 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। कोशिश करेंगे 35-35, 40-40 मिनट में उनको करके फारग कर दें। भाई आगे हाथ रखो जरा, याद रहेगा, रखो हाथ। जी जी, सफे आ जाएंगे। सवाल बुक में नहीं है, मादरत। ऑनलाइन वाले हजरात प्रिंटर खरीदें जाके, मोबाइल बेच के सस्ता मोबाइल खरीद लें, मोबाइल पे टाइम भी कम लगेगा। Alpha Limited is a listed company and is engaged in the cement, energy, clothes, sugar and dairy business. Results of each segment are as follows: total profit, external sale, internal sale, assets और liabilities.
डेटा ऑफ एक्सटर्नल सेल एंड नॉन करंट एसेट्स एज एट ईयर एंड इज बिलो। एक्सटर्नल सेल का डाटा ये है, जर्मनी, पोलैंड, होलैंड, स्पेन, इटली, कराची, लाहौर। नॉन करंट एसेट्स 1000, 500, 600, 300, 200, 110, 25। 80% sale in Poland was made to Showland, is made to John, and 20% sale in Poland is made to Simpson. 90% of sale in Karachi is made to Bablu. Required: prepare entity-wide disclosures. Prepare पैरा 32, 33 और 34 अभी मैं खोलता हूं. Prepare. These are not entity-wide disclosures. These are not entity-wide disclosures. Entity-wide disclosures हमने कल नए पढ़े थे. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स कल हमने नए पढ़े थे. उसमें एक छोटा सा डिस्क्लोजर यहां भी कवर हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जरा. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 है. पहला प्रोडक्ट वाइज सेल. प्रोडक्ट वाइज, ये कोई प्रोडक्ट वाइज सेल किसी हद तक यहां भी कवर हो रही है. हो गया कैफ क्वालिफाई? चलो आज गले मिलो ना और इंटरव्यू भी दे दो. फिर कितने पेपर दिए पिछली दफा? 4 पेपर दिए, चारों पास हो गए. चलो बढ़िया. इतने दिनों बाद क्यों आए? सर्विस में इंडक्शन होगी. अच्छा चलो फिर दोबारा गले मिल लो. क्या सवाल पूछा उन्होंने सर? पीडब्ल्यूसी में. सर सवाल क्या पूछा उन्होंने? सर मैनेजर इंटरव्यू में थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग था, मतलब कि वो आपका कौन सा, ये आप ऑन एयर जा रहे हो, फर्गूसन तक चली जाएगी बात, रहने दो. चलो अच्छा रिकॉर्डिंग रोक दें. चलो रोक दो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन वालों को वैसे बता देंगे. जी शुरू करें. FR2 के बारे में क्या राय देते हो इनको? रोजाना का कर रहे थे आप, टेस्ट भी देते थे. ये तो कहते हैं वहां से 3 नहीं संभाले जाते, आप 4 पेपर कैसे संभालते थे? एक दफा भी ऐसा नहीं हो आपका रोजाना का काम रोजाना छूटा हो पूरे सेशन में? आखिरी दिनों में कैसे मैनेज किया? कितने घंटे पढ़ते थे छुट्टियों में? 8-10 घंटे पूरे दिन में सिर्फ. हम डिस्कशन क्लोज कर रहे हैं, हम सवाल की तरफ आते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अच्छा अब जी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 हैं. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 हैं. ये किताब पर लिखे हुए हैं पेज नंबर 509 पर. पैरा 32, 33, 34. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट. नेक्स्ट. Geographical area. Revenue from external customer and non-current assets. Revenue from external customers and non-current assets attributed to Pakistan and all foreign countries in total. But if material sale हो रही है बाहर के मुल्कों में, then for each country separately. लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, हम ईच कंट्री का सेपरेटली शो किया करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें शायद पेपर में पता ना चले ये मटीरियल है या मटीरियल है. इधर इतने को मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड नहीं दिया. एंड एन एंटिटी आल्सो डिस्क्लोज द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर. डन. तो मेजर कस्टमर हमें यहां से पता चलेंगे, मेरे ख्याल से यहां से पता चलेंगे मेजर कस्टमर. डन. ओके. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर बनाने हैं. ना मैं वर्किंग 1 कर रहा हूं, ना मैं वर्किंग 2 कर रहा हूं, ना मैं वर्किंग 3 कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रिपोर्टेबल ढूंढना ही नहीं. मैंने रिपोर्टेबल ढूंढने ही नहीं. अगर रिपोर्टेबल ढूंढने होते तो मैं सारे डेटा की बेस पे कौन सी वर्किंग करता? वर्किंग 1. तो ना मैंने रिपोर्टेबल ढूंढने, ना मैंने सेगमेंट एनालिसिस बनाना, क्योंकि ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर नहीं है, ना मैंने 37.1 बनाना. मैंने तो 37.2 बनाना और 37.3 बनाना. अगर सवाल में वैसे लिखा होता गिव डिस्क्लोजर्स, अगर सवाल में वैसे लिखा होता गिव डिस्क्लोजर्स, तो अभी उसने कौन से डिस्क्लोजर मांगे हैं? एंटिटी वाइड. सिर्फ कौन से मांगे हैं? एंटिटी वाइड. एंटिटी वाइड कितने डिस्क्लोजर हैं? 3. इसके अलावा डिस्क्लोजर्स में सेगमेंट एनालिसिस भी आते हैं
और रिकॉन्सिलिएशन भी आती है। तो मुझे सेगमेंट एनालिसिस मांग रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन मांग रहे हैं, या एंटिटी वाइड मांग रहे हैं? प्रोडक्ट वाइज सेल, रीजन वाइज सेल और नॉन करंट एसेट्स, और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। इन डिस्क्लोजर्स में से मुझे बताएं कौन से उसने मांगे हैं अभी? एंटिटी वाइड। ये डिस्क्लोजर्स होते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के, और ये तो बस जनरल ओवरऑल बिजनेस के हैं। एंटिटी वाइड, इसमें नहीं देखा जाता सेगमेंट्स को। तो मांगे अभी हमसे कौन से हैं, जल्दी बताएं। एंटिटी वाइड। पिछले 2 दिन से हम व्हाइट बोर्ड पे कौन से बना रहे हैं? सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। जी जी पूछो यार, ऊंची बोलो। हाँ नहीं हो सकता ना फिर, वो प्रोडक्ट बस बता दिया था कल वाले सवाल ने, केबल्स की 97% सेल है, बाकी चीजें छोड़ो पर इनसिग्निफिकेंट। ओके, entity wide disclosure, is it 37, 37.1 or something else? Something else. Okay. कंपनी का नाम अल्फा लिमिटेड। नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। नोट नंबर 43, नोट 43.1, प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल। बताएं जी, प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल। हाँ, और प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल सीमेंट। एक मिनट, एक कोई बोले बस, ठीक है, इधर से बोले आप, बाकी खामोश रहे। एक्सटर्नल सेल बतानी है बस। 150, 250, 573। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि मुझे बताएं इसमें से रिपोर्टेबल कौन से हैं, हम तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स बना रहे हैं। 43.2, हाँ जी, नोट्स भाई इधर से दे दें आके। 43.2, ये हेडिंग थी ना कल पड़ी, इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट सकते हैं, वो जरूरी नहीं है दोनों को आमने सामने बनाएं जी। रीजन वाइज बताएं अब, रीजन वाइज। जी बोलें। जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, स्पेनलैंड, इटली लैंड। और कराची कहां से आ गया? खुदा का खौफ करें, कराची कहां से आ गया? हाँ। तो धोखा खा गए आप लोग, जिस वजह से मैंने धोखा दिया था। कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी ना, पाकिस्तान लिखा हुआ था ना खाली। फिर तो जर्मनी के अंदर भी 2-2, 3-3 जो है वो शहर होंगे, तो आपने तो उनको भी जो है वो फिर अलग अलग करने लग जाने। 1 बाय 1 है। हाँ, बट आपने स्टैंडर्ड का वर्ड पढ़ो। ना, स्टैंडर्ड का वर्ड पढ़ो। कंट्री ऑफ डोमिसाइल या शहर ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है जहां आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई है। कंट्री बतानी है या शहर बताना है? कंट्री बतानी है। चलें जी। OC 200, 30, 15,
10 नहीं, जमा जमा करना दोनों को। इटली की कितनी है? 210 प्लस 238। ये एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप कैसे बनाया? प्रोडक्ट वाइज, कंट्री वाइज? कंट्री वाइज 573 इसके बराबर आएगा ये, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप है, ये भी एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप है। हाँ हाँ, हैरान क्यों हो रहे हैं? ये प्रोडक्ट वाइज है, ये एरिया वाइज है। इधर देखें, इधर देखें, कॉलेज वाले पीआरसी और कैफ का टोटल करके इधर लिख दें, और पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उसका, वैसे कर तो नहीं सकते कंट्री वाइड है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूं आपको बात। तो एरिया वाइज अलग बनता है और प्रोडक्ट वाइज अलग बनता है। नॉन करंट एसेट्स 1000, 500, 600, 300, 200, 135, 1000, 500, 300, 135, 2735। ये डिस्क्लोजर्स कौन से हैं? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, ओवरऑल एंटिटी लेवल के। रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल के चक्कर में नहीं पड़ना इसमें, ओवरऑल बड़े लेवल पे। अभी सबर, तीसरी चीज रहेगी फिर तस्वीर। क्या चक्कर? इसकी हेडिंग दे दें इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर कस्टमर, जो ने वो पैकेजेस वालों ने कल दी हुई थी। इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर कस्टमर, इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर कस्टमर या इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स। जी मोहतरम, कौन से नंबर? हाँ हाँ हाँ, रैंडम नंबर एज्यूम करें। 43, कोई मसला नहीं, पेपर के लिए अलग क्लास नहीं है भाई जनाब। ये स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, ये कोई डायग्राम नहीं बननी, स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। एक काम कर लें पहले, कहीं जहन के कोने में, मगरबी कोने में, बल्कि शुमाल मशरिकी कोने में जहन के, आप एक्सटर्नल सेल का 10% लेके रख लें। एक्सटर्नल सेल का 10% लेके रख लें, 57.3। इसको जरा साइड पे ना ऐसे छोटा सा लेके रख लें, 57.3, ऐसी जरा जहन में साइड पे रख लें। अब जिस कस्टमर को सेल इतनी या इससे, वो कस्टमर, तो ऐसे साइड पे लेके लिख लेना कहीं, बस सेल का 10% साइड पे रख लेना। रख लिया, रुपीज में कन्वर्ट कराएं मुझे। ये अकाउंटिंग की क्लास नहीं हो रही, ये अकाउंटिंग की क्लास नहीं है। ये बच्चों से भी पूछ लें 7वीं 8वीं के, शायद मुझे शक है कि वो भी बता दे किसको कितनी सेल हुई। हिम्मत, हौसला, जज्बा। जॉन, सिमसन, बाबलू, अच्छा जी, जॉन को बताएंगे कि चपेड़ जॉन दी सेल वेख थे उत्थे ना वेख होना। 80% ऑफ सेल इन पोलैंड इज मेड टू जॉनी। अच्छा, पोलैंड की सेल बोले, पोलैंड की 200 जरब 160। 20% सेल इन पोलैंड इज मेड टू सिम्सन। ये एक वर्किंग है, ये वर्किंग है। और आगे कराची की सेल जरब 189 वर्सेस एक्सेलेंट 57 ये आपने पहले से निकाल के रख लेना है। तीनों को अलग अलग आप कंपेयर करें। जॉन ने कहा कि मैंने चीजें खरीदनी बंद करनी है तो हमारी जान निकल जानी है। सिम्पसन ने कहा मैं नहीं कल से आऊंगा। हमने एक चपेड़ मारी, हमने कहा जा यू आर नॉट अवर मेजर कस्टमर। ओहो, बबलू की तो उधर से आवाज आती है, हम जाके उसके जूते पकड़ लेते हैं। सर आप कितने अच्छे हैं, जूते पॉलिश करते हैं बबलू के। कस्टमर है हमारा, मेजर कस्टमर है हमारा। हाँ जी किहड़े चक्करां च पे ने, छड्डो इन्हां नूं। लिखें जी एक खामोश, मेजर कस्टमर के लिए हर कस्टमर की सेल निकाल के रख लेनी है
और एक्सटर्नल सेल का 10% निकाल के रख लेना है। मेजर कस्टमर के लिए हर कस्टमर की सेल निकाल के रख लेनी है और एक्सटर्नल सेल का 10% निकाल के रख लेना है। मेजर कस्टमर के लिए हर कस्टमर की सेल निकाल के रख लेनी है, हर कस्टमर की सेल निकाल के रख लेनी है, और अगर कस्टमर हिज हो, अच्छा सॉरी, हर कस्टमर की सेल निकाल के रख लेनी है और एक्सटर्नल सेल का 10% निकाल के रख लेना है। और ये काम वर्किंग में करना है, ये जो सारा करना है ये काम वर्किंग में करना है। यार अब एक फिक्रा है, उसको याद कर लेते हैं, फिक्रे को। जी एक मिनट बस, एक फिक्रा है उसको याद कर लेते हैं। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल इज रेवेन्यू फ्रॉम 2 कस्टमर्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम फलान डिपार्टमेंट विच रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली इतनी सेल ऑफ द ग्रुप टोटल रेवेन्यू। और अगली बात लिखने की जरूरत नहीं, तो छोड़े पर इस लाइन को हम अपनी बनाते हैं जरा आसान सी। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल, इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल इज सेल फ्रॉम 2 customers. Included in external sale is sale from 2 customers. Included in external sale is sale from 2 customers. From फलां सेगमेंट, सवाल ने नहीं बताया हुआ, फ्रॉम फलां सेगमेंट, फलां सेगमेंट से इसको चीजें बेच रहे हैं। विच इज अप्रोक्सीमेट, बस विच इज अप्रोक्सीमेटली नहीं, हमें तो क्लियर पता है। विच इज रुपीज, विच इज रुपीज 160 प्लस 349। बस ये थोड़ा सा फिक्रा याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटी बतानी है कस्टमर्स की, नाम क्या है, नाम नहीं बताने कस्टमर्स की। क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है कितने कस्टमर्स हैं। टोटल सेल बतानी है, अलग अलग सेल बताने की जरूरत नहीं, वो तो ब्रैकेट में हमने जमा करके दिखानी थी ना। टोटल सेल बतानी है कितनी उनको हुई है। भाई ये थे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। हाँ हाँ, प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल और एरिया वाइज एक्सटर्नल सेल हमेशा बराबर आएगी। कौन सा सेगमेंट, हाँ कौन सा आएगा वो मैं बताता हूं कौन सा आएगा। अगर इधर लिखा होता ना जॉन को बबलू को क्या चीजें बेची हैं, कि सीमेंट बेचे, एनर्जी बेची है या कपड़े बेचे हैं, तो जो बेचा होता वो लिख देते। और अगर 2 चीजें बेची होती तो शुगर एंड एनर्जी लिख देते। सेगमेंट का नाम लिखने जिसमें से उसे आप सेल कर रहे हैं। अब तस्वीर खींच लें, किसी ने खींचनी है। ये कौन से डिस्क्लोजर है? एंटिटी वाइड कहीं लिखना जरूरी नहीं है, बस इनका डिस्क्लोजर्स का पता होना चाहिए। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर बना दो दूसरा पार्ट।